बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के सवाबी का जलसा नाकाम रहा और उसमें वो कोई तहरीक का ऐलान भी नहीं कर सकी। वो जो एक पॉलिसी लाइन देनी थी वो क्यों नहीं दे सकी। इसकी एक वजह तो जलसे की नाकामी थी, लोग बहुत कम थे, और लेकिन एक दूसरी वजह भी थी। और इस जलसे में पीटीआई वालों ने अमेरिका का परचम लहराया और अब ख्याल ये किया जा रहा है कि अगले जलसे में वो शायद इसराइल का झंडा लहराएं। फिर कोयटा का सानिहा, इसमें नाकामी यानी बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दों पर कंट्रोल करने में नाकामी का ज़िम्मेदार कौन है, इसमें सभी ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अफसोस ये है कि तसाहुल बढ़ता गया और सही समत में अब भी ये लोग नहीं जा रहे। और फिर ये भी जहन में रखना ज़रूरी है कि ये BLA हो या TTP हो, इन सब का जो मुश्तरका हदफ है वो CPEC है और दोनों के पीछे अमेरिका की एक लॉबी का हाथ है। इसमें अब कोई शुबा नहीं रहा। इंटेलिजेंस इदारों के पास इस तरह की इतलाआत हैं कि अगर अमेरिकी हुकूमत नहीं तो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा, उनकी इंटेलिजेंस, गैर मुल्की इंटेलिजेंस सर्विसेज का एक हिस्सा BLO को भी सपोर्ट कर रहा है और TTP को भी सपोर्ट कर रहा है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर एक ख़बर जो हसन साहब ने दी है कि किस तरह 3 जजों ने 5 साजिशियों की साजिश को नाकाम बनाया। और नाज़रीन, 2 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले मैंने अपने, ये 1.5 या 2 हफ्ते हो गए, अपने प्रोग्राम में मैंने ये बताया था कि वो जो 8 का टोला था वो अब 5 का टोला रह गया है कि कुछ 3, उनमें से 3 ने 5 का साथ देने से इनकार कर दिया है। ये मेरा पूरा इसमें व्लॉग मौजूद है, तो इस पर भी मुख्तसर सा जिक्र करेंगे हम। तो सरफहरिस्त सवाबी का जलसा, एक तो इसमें काबिल अफसोस बात ये थी कि कोयटा में इतना बड़ा सानिया हुआ, तकरीबन 30 अफराद शहीद हो गए और 40-50 ज़ख्मी। लेकिन सवाबी के जलसे में इनका ढोल ढमक्का, नाच गाना दिन दोपहर से ही शुरू हो गया था, जब ये वहाँ लोग इकट्ठा होना शुरू हुए और आखिर तक वो ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सके। 3-4 हज़ार का ये गैदरिंग ये कर सके, इससे ज़्यादा की नहीं कर सके। और ये सवाबी की तारीख़ में होने वाला सबसे छोटा जलसा था। ख़ुद PTI इससे बड़े जलसे कर चुकी है, ANP इससे बड़े जलसे कर चुकी है, पीपल्स पार्टी इससे बड़े जलसे कर चुकी है, जमात इस्लामी और JUI इससे बड़े जलसे कर चुकी हैं यहाँ सवाबी के इस इलाके में। लेकिन PTI का ये जलसा नाकाम रहा, जिस पर PTI के अंदर मायूसी भी पाई जाती है। और कुछ लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि ये इस जलसे की नाकामी के ज़िम्मेदार अली अमीन गंडापुर। और वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर ने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई। और इस सिलसिले में एक इतला ये है कि, इतला नहीं, खबर है कि गंडापुर खुद राब्ते करते रहे PTI की तंजीमों के साथ पूरे पख्तूनख्वा में, लेकिन अक्सरियत ने इनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। कई ने तो इनकार ही कर दिया कि अब नहीं आते, और कुछ ने कहा कि हाँ आएंगे, लेकिन बहरहाल वो नहीं आए और 3-4 हज़ार का मजमा ही इकट्ठा हो सका। तो गंडापुर की शख्सियत और PTI में इख्तलाफात, ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो कई महीनों से है, वो ये है कि पख्तूनख्वा में भी PTI के लिए गर्म जोशी कम होती जा रही है। असल वजह ये है। बाकी ठीक है, गंडापुर की सियासत से भी लोग तंग हैं, PTI के अंदर भी उनसे नाराज़गी है, PTI के अंदर ग्रुपिंग भी है और कई मामलात हैं, लेकिन ये भी है कि वर्कर थक चुका है। लेकिन असल वजह जिस पर ज़्यादा लोग बात नहीं करते वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI के लिए पहले से गर्मजोशी नहीं रही। आप इनके PTI के व्लागर्स के जाकर देखें, इनके व्लाग जो इस जलसे के बारे में किए हैं, उनका रिपोर्ट किया वो जलसा देखें, किसी और का ना देखें, तो आपको एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आएगी कि इस जलसे में ढोल ढमक्का, नाच गाना, फेस्टिव मूड, वो सारा कुछ करने की कोशिश तो की गई। लेकिन इस जलसे में वो जोश व खरोश जो PTI के पहले, यानी जो इनका एक हाल मार्क समझा जाता है कि इनके जलसों में ये होता है, उस तरह की कैफियत वहाँ नहीं बन सकी। मसनूई किस्म का जोश पैदा करने की कोशिश की गई और वर्करों के हल्के ने मसनूई किस्म का जोश ज़ाहिर भी किया, लेकिन बात नहीं बन सकी। तो खैर, सानिया कोयटा की मैं बात कर रहा था कि सानिया कोयटा के बावजूद इन लोगों को शर्म नहीं आई कि संजीदगी से जलसा करते। बेशर्मी के साथ इन्होंने ये सारा ढोल ढुमक्का, नाच गाना वही रखा प्रोग्राम अपना, और ज़रा भी ये एहसास नहीं होने दिया कि कोयटा में कितना बड़ा सानिया हो गया है। तो
ان کا 2-3 دن سے چل رہا تھا، ٹی وی چینلز پر بھی چل رہا تھا اور ان کے سوشل میڈیا پر بھی چل رہا تھا کہ اس جلسے میں حتمی کال دی جائے گی۔ حتمی کال یہ اس سے پہلے 50 مرتبہ دے چکے ہیں، تو چلیے انتظار تھا کہ حتمی کال اس مرتبہ کیا دی جاتی ہے، لیکن حتمی کال نہیں دی گئی اور یہ کہہ کر ٹال دیا گنڈا پور نے کہ تمام فیصلے کرنے کا اختیار بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہی چلے گا۔ اور پھر یہ خبر انہوں نے فراہم کی کہ خان صاحب جو ہیں وہ نومبر میں، یعنی اسی مہینے میں 10 تاریخ تو ہو گئی اور باقی رہ گئے 20 دن، تو 20 دنوں کے اندر اندر خان صاحب جو ہیں وہ کال دیں گے اور تاریخ کا اعلان بھی کریں گے، یعنی کہ ٹال دیا گیا معاملہ جو تھا وہ ختم کر دیا گیا عمران خان کو فیصلہ ساز کہہ کر۔ حالانکہ عمران خان نے ان کو کہا تھا کہ تم نے تحریک چلانی ہے، تم نے ہی تاریخ دینی ہے، تم نے ہی سارے فیصلے کرنے ہیں، لیکن یہ ٹال رہے ہیں۔ اور ٹالنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ہے، ثوابی کے جلسے میں اگر 3-4 ہزار سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے، جبکہ یہ پورے صوبے کا پروگرام تھا، کسی ایک شہر کا پروگرام نہیں تھا، تو اس کے بعد پھر یہ کوئی پاگل ہی لیڈرشپ ہوگی جو احتجاجی تحریک کی اور جلوس کی تیاری کا حکم دے گی اور لانگ مارچ کا اعلان کرے گی اور اسلام آباد کے گھراؤ کا اعلان کرے گی۔ باقی تو یہ ایک زبانی جمع خرچ ہوتا ہے نا کہ ہم اب کے بار جو جائیں گے نا اسلام آباد تو اب کے واپس نہیں آئیں گے، اب کے ہمارے جنازے تیار رکھنا، یہ گنڈا پور نے کہا۔ اچھا، ایک وجہ تو خیر یہ بھی تھی کہ ان کو پتہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک نہیں چل سکتی، لوگ ان کے لیے نہیں نکل رہے، جلوسوں میں کیا آنا ہے، لوگ ان کے جلسوں میں نہیں آ رہے، جلسوں میں بھی نہ آئے تو جلوسوں میں وہ کہاں سے آئیں گے؟ آپ خود سوچئے، کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی وہ آپ کے پچھلے پورا مہینہ ڈیڑھ مہینہ آپ نے غول مچائے رکھا، آسمان سر پر اٹھا لیا تھا کہ اب وکلاء تحریک چلانے والے ہیں اور وکلاء کی تحریک ایسی ہوگی، لوگ افتخار چودھری والی تحریک کو بھول جائیں گے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، وکلاء کی تحریک تو دور کی بات ہے، وکلاء نظر نہیں آئیں گے۔ اور کیا میری بات غلط نکلی؟ وکلاء کہیں نظر آیا آپ کو اس پورے دور میں؟ وہ حامد خان نے کہا تھا کہ ہماری لاشوں پر سے وہ یہ 26ویں ترمیم ہوگی اور فلاں ہوگا اور یہ ہوگا، اور ہماری لاشوں پر سے گزر کر جسٹس منصور کی جگہ کسی اور کو جج لگایا جائے گا، چیف جسٹس لگایا جائے گا۔ یہ دونوں اعلانات اس نے کیے، اور صرف اسی نے نہیں، وہ لطیف کھوسہ نے بھی کیے، اعتزاز احسن نے بھی کیے، اور بھی جو ان کے وجوہتے ہیں وہ ساری یہی اعلان کرتے رہے۔ تو سب کچھ ہو گیا، جب 26ویں ترمیم بھی ہو گئی، منصور کی جگہ آفریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے، اور پتہ نہیں اور کون سے قانون پاس ہو گئے۔ کوئی وکیل نظر آیا کسی بھی شہر میں کسی بھی سڑک پر؟ وکیلوں کا کوئی جلوس 40-50 کا جلوس دکھا دیں، ہزاروں کا نہیں، سینکڑوں کا بھی نہیں، 40-50 وکیلوں کا مظاہرہ دکھا دیں کہ جناب 40 وکیل تھے، انہوں نے مظاہرہ کیا، 26ویں ترمیم کے خلاف کیا، عمران خان کی رہائی کے لیے کیا، جسٹس منصور کے حق میں کیا، کو دکھائے، اگر ہے تو دکھائیں۔ وکلاء کو یہ نہیں نکال سکے، ہر طرف سے مایوسی ہے۔ تو ایک وجہ اعلان نہ کرنے کی، تاریخ نہ دینے کی، کال نہ دینے کی، یہ ان کی عوامی جو ہمدردی ہے ان کے لیے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب ایسے یہ نہیں ہے کہ یہ ساری امیدیں انہوں نے ٹرمپ سے باندھ لی اور ٹرمپ والا غبارہ جو ہے وہ پھوٹنا شروع ہو گیا۔ خیر، دوسری وجہ ایک اور بھی تھی، جو ایک میسیج ان کو دیا گیا کہ اگر تم نے کوئی سخت قسم کی بات کی تو پھر دیکھ لیں گے، بس اتنا ہی فکرہ ان سے کہا گیا۔ اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا جلسے میں، اگر آپ نے غور نہیں کیا تو دوبارہ جلسے کی تقریریں سن لیں، فسطائی حکومت کے خلاف باتیں کی گئی، آزادی کے حق میں باتیں کی گئی، چھین لیں گے آزادی، جان دے دیں گے، یہ کر دیں گے، لاشیں گرا کر آئیں گے، جنازے پڑھ لیں گے، ساری باتیں کی گئیں۔ لیکن اس جلسے میں، یہ پہلا جلسہ تھا جس میں فوج کو گالی نہیں دی گئی، جس میں پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کی بات نہیں کی گئی۔ یہ باتیں قابل غور ہیں۔ عاصم منیر صاحب کا نام لے کر ان کی مذمت نہیں کی گئی۔ وہ باتیں جو خود عمران خان نے کل ہی صبح ٹویٹ میں کی، ان میں سے کوئی بات اس جلسے میں نہیں کی گئی۔ تو یہ اس میسیج کا کرشمہ تھا کہ انہوں نے سارا زور فسطائی حکومت کی مذمت کرنے پر رکھا، اور پھر ان کو ایک اور بہت بڑا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ ان کا وہ جو کیا ہے، وہ پاکٹ مار، وہ پشاور والا کیا نام ہے، وہ تمباکو چور، اسپیکر بھی رہا ہے قومی اسمبلی کا، اس نے اور اس کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی تھے، انہوں نے پچھلے 2 مہینے سے مولانا فضل الرحمان کا ناطقہ بند رکھا تھا کہ خدا کے لیے آپ ایک مرتبہ خان صاحب سے جیل میں مل آئیں۔ اور پھر اس پر انہوں نے خبریں بریک کی، ٹی وی پر بھی خبریں بریک کی کہ جناب مولانا چند دنوں تک عمران خان کی حضور حاضر ہونے کے لیے اڈیالہ جیل تشریف لے جائیں گے اور عمران خان سے ملاقات کریں گے اور تحریک چلائیں گے۔
तहरीक से लाने का फ़ैसला होगा। ये असद कैसर नाम याद आ गया वो पाकट मार का। तो पाकट मार ने बहुत कोशिश की। मौलाना फजल रहमान ने इनकार ज़बानी तो किया, टाला, लेकिन साथ ही वो लंदन चले गए और इनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के कि मेरी जगह कामरान मुर्तज़ा, ये बकौल इनके पीटीआई वालों के कि जनाब मौलाना साहब तो नहीं, वो तो मसरूफ़ हैं, वो तो थके हुए हैं, उन्होंने लंदन जाकर थकन उतारनी है, तो वो ना सही, वो कामरान मुर्तज़ा साहब जाकर मिलकर आएंगे। वो तारीख तय हो गई है, सारा कुछ प्रोग्राम तय हो गया। कल JUI के तर्जमान ने बाकायदा तरदीद जारी कर दी कि कामरान मुर्तज़ा को ऐसा कोई टास्क सिरे से दिया ही नहीं गया कि वो जाकर जेल में इमरान खान से मिले। ये PTI के लिए और इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा नफसियाती सदमा है और इमरान खान के ट्वीट में मायूसी और झुंझलाहट झलक रही है। साफ नज़र आ रहा है कि मौसूफ जो है वो मायूसी के गड़े में गिरे हुए हैं और बाहर निकलने के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं। बाकी उनकी जो खान साहब की इबलीसियत है, शैतानियत है, उनकी यानी पाकिस्तान से जो नफ़रत है, उसका इजहार उन्होंने किया कि सुबह 8:30 बजे ये कोयटा में सानिया हुआ और 30 के करीब लोग शहीद हो गए, 40-50 ज़ख्मी हो गए। तो इस सानिया के 1 घंटे के बाद इन्होंने ट्वीट किया और उसमें ये फ़िक्रा फिर दोहराया जो वो पहले भी बार बार दोहराते हैं, हुकूमत और फ़ौज की तरफ इशारा करके, फ़र्द वाहद की तरफ इशारा करके, कि अगर इस तरह के काम करोगे तो फिर सकूते ढाका वाला अंजाम ही होगा। यानी कि मायूसी के गड़े में गिरे हुए इमरान खान को कोयटा के साने पर कुछ दिली तसल्ली हुई होगी कि ये कुछ ना कुछ हो रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कोयटा वाला मसला। बलूचिस्तान की सूरत हाल बिगाड़ी है इस्टेब्लिशमेंट ने खुद, माजी की इस्टेब्लिशमेंट ने। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क्या गलती है? 2 गलतियाँ हैं। एक गलती तो ये है कि वो साहब जो कोयटा में मुदारुल महाम बने रहे, जिनके स्मगलरों से राब्ते थे, जिनके टेररिस्टों से राब्ते थे, अब वही 6 महीने की पॉजिटिव रिपोर्टिंग का हुक्म देने वाले, उनको इन्होंने हटाया नहीं। हालांकि इनको सबसे पहला तबादला जिस आदमी का करना चाहिए था फैज़ के बाद, वो इस आदमी का करना चाहिए थे, लेकिन नहीं किया। तो चुनाचे उसकी जड़ें वहाँ काम कर रही हैं। अब उसकी जो वफादारी है इस मुल्क से तो कभी नहीं रही। वो तो किसी और के एजेंडे पर काम कर रहा था। मुल्क को तोड़ने के एजेंडे में इमरान खान का हमरकाब था, जनरल फैज़ का हमरकाब था। उसको इन्होंने इतनी देर बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि बलूचिस्तान में सूरत हाल अब बहुत मुश्किल से मुश्किल तर हो गई है। और दूसरी वजह यह है कि इन्होंने वही बाप पार्टी को बलूचिस्तान में हुकूमत दिलवाई। इसमें जरदारी साहब भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। कि बाप पार्टी के लोगों को बलूचिस्तान से क्या दिलचस्पी है या पाकिस्तान से क्या दिलचस्पी है? वो तो पेट के पुजारी हैं, जहाँ से उनको पैसा मिलेगा ये उनका दम भरेंगे। अगर इनको भारत वाले पैसा दे दें ये बाप वालों को, तो ये भारत के वफादार हो जाएंगे। तो इनसे आप बलूचिस्तान में अमन अमान का काम ले रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा का दौर मुझे याद है, जो उनका आखिरी वजारत उज़्मा थी जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान में अमन कायम कर दिया था। तो कैसे अमन कायम किया था? उन्होंने ये बाप साहब और इस तरह के शतुंगरों को साथ मिलाने के बजाय कौम परस्तों को साथ मिलाया। डॉक्टर मालिक को वजारत उलिया दी और डॉक्टर मालिक ने बलूचिस्तान में अमन कायम करके दिखा दिया। लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि बलूचिस्तान में अमन हो सकता है, लेकिन अमन हो गया। तो बलूचिस्तान के नुमाइंदों को, चाहे वो कौम परस्त हैं, चाहे वो JUI के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो जमात इस्लामी के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, उनको जो हकीकी नुमाइंदे हैं, जो अपनी जागीरदारी और नवाबी और सरदारी के बल पर बंदूक के ज़ोर से वोट नहीं लेते, अख्तर मैंगल उनमें शामिल हैं जो बंदूक के ज़ोर से वोट नहीं लेते, उनको वोट डालने वाले अपनी मर्ज़ी और खुशी से वोट देते हैं। आपने अख्तर मैंगल को उठाकर फेंक दिया, डॉक्टर अब्दुल मालिक के ग्रुप को भी उठाकर फेंक दिया और ये सरफराज बुगटी वगैरह किस्म की चीज़ें ले आए। तो ये एक गलत फ़ैसला है और बलूचिस्तान के जो उन ताकतों को जिनको अवाम अपनी मर्ज़ी से वोट देते हैं, उनके नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाएं, चाहे वो मुस्लिम लीग के बैनर तले बने, चाहे वो पीपल्स पार्टी के बैनर तले बने, चाहे वो JUI के बैनर तले बने, किसी के भी बैनर तले बने। या अख्तर मैंगल को वज़ीर आला बनाना पड़े तो बनाएं, महमूद अचकज़ई को बनाना पड़े तो बनाएं, क्योंकि ये लोग हैं जिनके साथ अपने अपने हल्क़े असर के वोट हैं। इनमें से कोई भी डंडे के ज़ोर पर, बंदूक के ज़ोर पर लोगों की लड़कियां उठाकर वोट लेने वाला इनमें कोई नहीं है। अब कौम परस्त है तो क्या हुआ? पाकिस्तानी तो है ना, ये पाकिस्तान के दायरे में रहकर ये कौम परस्ती की सियासत करते हैं। कौम परस्ती की सियासत हम आइडियल नहीं समझते, लेकिन ये कोई
गुनाह कबीरा भी नहीं है। तो खैर, और अब इनको ज़ाहिर है बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो ठीक नहीं हैं। एक नया पहलू इसमें शामिल किया गया है, वो ये है कि बलोच लिबरेशन फ्रंट जो ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उसका तंजीम का नाम है, जो भारत से पैसे भी लेती है, हथियार भी लेती है, हम ये बात बताते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि इनको अफ़गानिस्तान से भी पैसे और हथियार मिलते हैं और इनको ईरान से भी हथियार और पैसे मिलते हैं, और टारगेट सबका एक है, सी पैक। और अब इन्होंने स्ट्रेटजी बदली है, पहले सिर्फ पंजाबियों को मारा जाता था, अब इन्होंने पश्तूनों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इससे पहले जो बम धमाका हुआ था, वो जो कानों पर हमला हुआ था माइंस में, तो उसमें जितने कानकुन मारे गए थे वो ज़्यादातर पश्तून थे। अब कोयटा रेलवे स्टेशन पर भी इनका टारगेट ट्रेन थी, जिसमें ज़्यादातर मुसाफिर पेशावर के पख्तून होते हैं, और ठीक इसमें बलोच भी शहीद हुए, दूसरे लोग भी शहीद हुए जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, लेकिन टारगेट इनका पश्तून थे। तो क्यों थे टारगेट इनका पश्तून? बलूचिस्तान में ये पश्तून बलोच फसादात कराना चाहते हैं कि ज़ाहिर है एक पश्तून कम्युनिटी में जब ये इतला पहुंचेगी कि बलोचों के लोगों ने उनको मार दिया है, तो उनको गुस्सा तो बलोचों पर आएगा। बिल्कुल वही काम जो कराची में रा के तावन से परवेज़ मुशर्रफ ने शुरू किया था कि पठानों के ऊपर महाजरों की टोली हमला करती थी और महाजरों के ऊपर पठानों की टोली हमला करती थी, और उसके बाद इस शहर में पठानों और महाजरों के दरमियान खलीज अब तक पार्टी नहीं जा सकी। ये मुशर्रफ था रा का एजेंट, वो जिसने ये कराची में ये काम किया, और अब ये रा के एजेंट बलूचिस्तान में ये काम कर रहे हैं, और इन सब के डांडे किनसे मिलते हैं? PTI के साथ। सबूत आपको चाहिए? 2, 3, 4 व्लागर ऐसे हैं जो आपको BLA की तर्जमानी करते हुए मिलेंगे। वो BLA के PRO बने हुए हैं, BLA के हक में व्लॉग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, ट्वीट करते हैं, और वो जो लोग BLA के हक में व्लॉग करते हैं वही PTI की तर्जमानी भी करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सबको इल्म है, और इन सब का डांडे मिलते हैं ईमान मज़ारी के साथ। वो जो शीरी मज़ारी की बेटी है और जिसका इंसानी हकूक़ के हवाले से उनके क्रेडिट पर कुछ नहीं है, लेकिन स्टेट में अनारकी फैलाने में वो आगे है, और उसके तर्जमान 1-2 व्लॉगर, बल्कि 3-4 व्लॉगर हैं, वो BLA की तर्जमानी करते हैं, BLA के हक़ में लिखते हैं, BLA के हक़ में बोलते हैं, और वही फिर PTI की तर्जमानी भी करते हैं, PTI के हक़ में भी प्रोग्राम करते हैं। और TTP वो तो है ही PTI की तंजीम, PTI के बाजू है शमशीर जन, और मैंने आपको ये इतला दी है कि BLA और TTP के दोनों के पीछे न सिर्फ अफ़गानिस्तान है, मुल्ला हैबतुल्ला है और भारत है, बल्कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्से भी जो नहीं चाहते कि CPEC बने, वो इनको तावन कर रहे हैं। तो सवाबी का जलसा इन्हीं सब ताकतों का मुश्तरका जलसा था जो नाकाम हुआ, और बहुत ज़्यादा नाकाम हुआ। इस हद तक नाकाम हुआ कि खुद PTI के सफ़ों में मायूसी फैल गई है। इनका ख्याल था कि 20,000 का मजमा होगा सबाबी में, 20,000 का टारगेट था कि कम से कम 20,000 का जलसा करना है, लेकिन 4-5 हज़ार का टारगेट भी हासिल नहीं हो सका। तो नाज़रीन, दीगर मौज़ूआत पर हम बात फिर कभी कर लेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।